अस्सलामुअलैकुम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज सेल साइकिल। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ द सेल रिपेयर हमने सेल को बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। वन टाइप ऑफ द सेल आर दोज व्हिच आर कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल्स, हियर द अदर टाइप ऑफ द सेल आर द स्टेबल सेल्स व्हिच under normal conditions do not divide, but upon stimulation they divide, and one are the permanent cells. So cell cycle basically is a very important because due to the cell cycle the cell keep on dividing. ठीक है, तो इसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं. व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द सेल साइकिल ये, और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं विच डिटरमिन के सेल ने अब ये साइकिल से एग्जिट होना है कि इसमें जो है वो रहना है. तो इट डिपेंड्स. द कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल जो है वो सेल साइकिल में हर वक्त जो है वो एंटर रहता है. क्लियर. एक साइकिल जब वो कंप्लीट करता है तो साथ ही वो जो है डिवीजन के और जो माइटोसिस का जो फेज है उसमें एंटर हो जाता है. ये कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल के जो है ना फीचर्स होते हैं. अगर हम स्टेबल सेल्स की बात करें तो वो एक बार डिवाइड हो के जब एक बार प्रोसेस से गुजरता है तो वो एक स्टेबल स्टेज में या क्विसेंट फेज में चला जाए जिसको जी नॉट फेज कहते हैं, उसके अंदर एंटर हो जाता है. लेकिन अपॉन स्टिमुलेशन बाय सम ग्रोथ फैक्टर उसमें सलाहियत होती है कि वो दोबारा से सेल साइकिल में एंटर हो सकता है. लेकिन एक मरतबा जब वो हो जाए तो दोबारा से सेल साइकिल में एंटर होने के लिए इट हैज़ टू बी स्टिमुलेटेड. और जबकि परमानेंट सेल्स के हैं कि लाइफ में फीटल लाइफ में वो डिवाइड हुए थे, वो बने थे, और जब वो एक सेल साइकिल से गुजरे और वो जब एक फेज में पहुंच गए जब और सेल जी नॉट फेज या फिर आप समझ लें कि एक दफ़ा वो सेल साइकिल से गुजरे एग्जिट हो गए तो दोबारा वो सेल साइकिल में एंटर नहीं हो सकते. तो वो कौन कौन सी स्टेजेस हैं, व्हाट आर द स्टेजेस थ्रू विच द सेल गोज थ्रू द डिफरेंट फेजेस, वो हम आज की टॉपिक में डिस्कस करेंगे. बिकॉज रिपेयर इज डिपेंडेंट अपॉन द सेल्स विच आर कंटिन्यूसली डिवाइडिंग लाइक वेरी इंपॉर्टेंट सेल. जैसे आपके पास जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फिब्रोब्लास्ट हैं, दे आर द स्टेबल सेल्स. वो स्टिमुलेट होते हैं, वो सेल साइकिल में एंटर होते हैं और वो परफॉर्म करते हैं. तो किस तरह से एंटर होते हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे. तो डिफरेंट स्टेजेस को अगर हम देखें सेल साइकिल की तो एक जी नॉट फेज है, देन देयर इज अ जी1 फेज, देन देयर इज अ गेटवे या चेक पॉइंट. चेक पॉइंट आता है जिसको हम G1S चेक पॉइंट कहते हैं. सेकंड अगली स्टेज जो है इज द S फेज, देन देयर इज द S फेज, G2 फेज. G2 फेज के बाद जो है नेक्स्ट इज द G2M फेज चेक पॉइंट है. Then there is the M phase जिसको माइटोटिक फेज भी कहते हैं. After mitotic phase, either cell enters into the G1 phase or G0 phase. Now, अब ये जो स्टेजेस हैं डिफरेंट, वो क्या इन स्टेजेस में क्या क्या होते हैं वो मैं एक एक करके आपको डिस्कस करूंगा. फर्स्ट जिस तरह मैंने आपको बताया इज द G0 phase. G0 phase is also called quiescent phase. Quiescent phase, cell has gone through the cell cycle और वो एक फेज में जाके स्टॉप हो गया. एंड नाउ इट स्टार्ट्स फंक्शनिंग इट्स डिफरेंट रोल. जो रोल उसको जो है नेचर ने उसको सर्टेन किया था, डिटरमिन किया था, वो अब वो रोल प्ले कर रहा है और अब वो सेल साइकिल से उस सेल साइकिल से आउट हो गया G0. क्लियर. लेकिन मैंने आपको बताया कि अपॉन द स्टिमुलेशन, वंस इट इज स्टिमुलेटेड, और स्टिमुलेट वो कैसे होते हैं बाय द ग्रोथ फैक्टर्स. ग्रोथ फैक्टर्स जब आएंगे तो वो G0 फेज को स्टिमुलेट कर सकते हैं. अब ग्रोथ फैक्टर्स डिफरेंट सेल्स के हैव डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर्स. जैसे अगर हम फाइब्रोब्लास्ट की बात करें तो फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर. अब अगर हम हेपेटोसाइट की बात करें तो हेपेटोसाइट ग्रोथ फैक्टर. अगर आप जो है एंडोथेलियल सेल्स की बात करें वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर. ये वो फैक्टर्स हैं जो कि G0 फेज के सेल को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं. कैसे करते हैं, दे आर बेसिकली द हार्मोन्स. उनके रिसेप्टर उन सेल के ऊपर मौजूद होते हैं, उन सेल्स के ऊपर जाते हैं, वो सिग्नल जो है वो उसकी ट्रांसक्रिप्शन करते हैं. सिग्नल जाते हैं आपके पास डीएनए में. डीएनए में क्या होता है, उस जीन्स की जो है ट्रांसक्रिप्शन होती है. ट्रांसक्रिप्शन जब होती है तो वो फिर स्टिमुलेट कर देते हैं सेल्स को कि वो सेल साइकिल के अंदर एंटर हो जाए. नाउ द सेल एंटर्स इनटू द सेल साइकिल.
ये सेल साइकिल जो है पहली फेज सेल साइकिल में जब वो एंटर होती है इज द G1 फेज। G1 फेज में बेसिकली क्या होता है, द मास ऑफ द सेल इज इंक्रीज, clear, the overall growth of the cell is enhanced and the mass of the cell is increased. Now the cell is preparing itself for the division process, clear, अपने आप को उसने प्रिपेयर कर लिया कि अब मैं डिस्टेंट हूँ टू डिवाइड, लेकिन अभी तक इसके जो डीएनए मटेरियल है, इसके जो ऑर्गेनल्स हैं, क्लियर, वो कॉपी नहीं हुए, वो मल्टीप्लाई नहीं हुए। ये नाउ जब ये सेल में एक सेल साइकिल को ये एंटर हो गया तो अगली स्टेज जो आती है दैट इज द S phase or synthetic phase, DNA synthesis phase. In this phase, basically the DNA material is now being duplicated. DNA material is duplicated और अब जो है cell is now destined to divide. Clear? Now in this phase, before the cell enter this phase, यहाँ पे आपके पास check points आते हैं, and these check points are very important because कि आपको पता है कि बॉडी के अंदर जो एबनॉर्मेलिटीज डेवलप होती हैं, खासतौर पे जो ट्यूमर्स, डिफरेंट कैंसर्स डेवलप होते हैं, दे आर बेसिकली बिकॉज ऑफ द डैमेज टू द डीएनए मटेरियल। एक डीएनए मटेरियल जो है, एक डीएनए जो है वो एबनॉर्मल म्यूटेटेड डीएनए अगर वो मल्टीप्लाई कर जाएगा तो अपनी कॉपीज बनाना शुरू कर देगा। अगर इस फेज से सेल क्रॉस कर गया और उसका डीएनए जो था वो म्यूटेटेड था या वो एबनॉर्मल था, वो या वो डैमेज था किसी भी वजह से, वो वायरस की वजह से हो सकता है, वो रेडिएशन की वजह से हो सकता है, वो किसी भी वजह से होता है। इफ दैट डीएनए वाज डैमेज एंड इट एंटर्ड इनटू द डीएनए सिंथेसिस फेज, मींस द देयर इज नॉट द डुप्लीकेशन ऑफ द डीएनए मटेरियल एज वेल एज द ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल, तो यहाँ से फिर वो डिवाइड होता चला जाएगा। ये तो इसको रोकना मुश्किल होगा। तो यहाँ पे चेक पॉइंट्स होते हैं एंड द CDK इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स, डिफरेंट एंजाइम्स बेसिकली विच सी द इंटेग्रिटी ऑफ द डीएनए, कि डीएनए जो है, जो अब वो सेल एक नया सेल बनने वाला है, उसका आया कि ये सेल नॉर्मल भी है कि नहीं, द डीएनए मटेरियल ऑफ द सेल इज नॉर्मल और नॉट। इफ इट इज नॉट नॉर्मल, द सेल इज नॉट अलाउड टू गो थ्रू दिस फेज। इस फेज से वो डीएनए सिंथेसिस की फेज में एंटर नहीं हो पाता। इधर क्लियर? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसके अंदर जो है सेल को स्टॉप कर दिया जाता है। इफ द सेल इज म्यूटेटेड, इफ द डीएनए मटेरियल इज एबनॉर्मल, इफ इट इज डैमेज, इट इज ब्रोकन, और व्हाटएवर द पैथोलॉजी इज इन द डीएनए, इट इज स्टॉप देयर। अगर ये यहाँ से क्रॉस कर जाता है, नाउ इसके बाद जो है अगली फेज में G2 फेज आती है। G2 फेज के अंदर क्या है, द डीएनए मटेरियल दैट इज डुप्लीकेटेड, जो पहले डुप्लीकेट हुआ था, नाउ इट इज मूविंग टुवर्ड्स द पोल, वो पोल्स की तरफ जाना शुरू हो गया। ऑल्सो द कॉपीज ऑफ द डिफरेंट ऑर्गेनल्स आर मूविंग टुवर्ड्स द पोल। अब वो एक सेल के पोल की साइड पे जाना शुरू हो गया। जैसे ये सेल था, आपके पास जो है ये इसका न्यूक्लियस था, डीएनए आपके पोल्स की पार्ट में डुप्लीकेट हुआ था, वो पोल्स की तरफ जाना शुरू हो गया। ऑर्गेनल्स भी आपके पास जो है वो डुप्लीकेट होके पोल्स की तरफ चलेंगे। ये नाउ दिस सेल ने जो है अब किस तरह से जब वो डिवाइड हो जाएगा, तो दैट इज द माइटोटिक फेज के अब माइटोसिस हो गई है। तो G0 फेज के बाद जो आपके पास अगली फेज आती है दैट इज द M फेज और द माइटोटिक फेज। नाउ दिस M फेज इज आल्सो देयर इज अ चेक पॉइंट बिटवीन G2 फेज एंड M फेज, चेक पॉइंट। देयर इज अगेन अ चेक पॉइंट। जिस तरह से पहले आपके पास जो है डुप्लीकेशन होने से पहले, डीएनए की डुप्लीकेशन से पहले चेक किया गया था, अब सेल जो है वो इज नाउ डेस्टिन्ड टू डिवाइड, डिवाइड होने के बिल्कुल करीब है, माइटोसिस के बिल्कुल करीब है। नाउ अगेन द डीएनए ऑफ दैट सेल इज अगेन बीइंग चेकड आउट, चेक होगा वो एक क्वालिटी कंट्रोल से गुजरेगा। और अगर तो वो बिल्कुल अपने पेरेंट की तरह ये नॉर्मल था, एबनॉर्मल नहीं था, उसका डीएनए म्यूटेटेड नहीं था, जो डुप्लीकेट जो पोल्स की तरफ चला गया वो बिल्कुल नॉर्मल डीएनए था, तो दैट सेल इज अलाउड टू डिवाइड टू एंटर द एम फेज। और अगर वो बिल्कुल वो डैमेज था, वो एबनॉर्मल था, वो पेरेंट से मिलता जुलता नहीं था, तो क्या होगा कि आपके पास वो अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर वो डैमेज था तो अलाउ नहीं किया जाएगा। बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं, ऐसे प्रोटीन्स हैं जो बेसिकली चेक रखते हैं, विच आर कॉल्ड द ऑन्कोजीन्स। ठीक है, ऑन्कोजीन्स बेसिकली प्रोटो ऑन्कोजीन्स आपके पास वो चेक कर रहे होते हैं कि आया कि ये आपके पास ट्यूमर डेवलप नहीं हो पाता, जिसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन का जो सिस्टम है P53 जीन सिस्टम है, वो P53 जो है वो एक्टिवेट हो जाता है वंस
द डीएनए इज एबनॉर्मल, इज डैमेज, तो वो p53 जीन जो है अल्टीमेटली आपके पास क्या करता है, वो इंड्यूस कर देता है सेल की एपोप्टोसिस को। इफ द डीएनए इज डैमेज, if it is abnormal, this p53 gene system, basically enzyme system, judge that the DNA material is abnormal. It basically stimulates the process of apoptosis, which I already have taught you कि आपको मैं पढ़ा चुका हूँ ये कि एपोप्टोसिस का मैकेनिज्म कैसे स्टार्ट होता है। फिर अल्टीमेटली जो है p53 जीन जो है ऐसे ऑटोलिटिक एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देता है जो कि सेल को अटैक कर देती हैं, और सेल के इससे पहले कि वो डिवाइड करे और वो दो कॉपीज़, एक से दो कॉपीज़ बना दे और वो एबनॉर्मल कॉपीज़ बन जाए, उसी को वहाँ पे वो रोक देता है एपोप्टोसिस के जरिए। और अगर एम फेज से सेल गुजर जाता है, नाउ इट आइदर टेक सेल टू द G0 फेज और टू द G1 फेज। अब G0 और G1 फेज में कौन से सेल जाएंगे? G0 में सेल जाएंगे जो कि स्टेबल सेल हैं। जिस तरह से आपको मैंने बताया फाइब्रोब्लास्ट हैं, एंडोथेलियल सेल्स हैं, हेपेटोसाइट्स हैं, नेफ्रॉन्स हैं, ये दीज आर द स्टेबल सेल्स। ये अब एम फेज से या सीधा चला जाए G1 फेज में, और G1 फेज में जो कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग सेल है, जब सेल एक मेच्योरिटी तक पहुंचा, अपना काम फंक्शन परफॉर्म कर रहा था, अब नाउ दैट इज सेल ऑटोमेटिकली एंटर्ड इनटू द सेल साइकिल आफ्टर परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन फॉर 5 डेज, फॉर 10 डेज, फॉर 20 डेज, जितनी भी उसकी लाइफ थी, जितनी भी वो डिटरमिन था लाइफ उसकी, उसमें वो जो है अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, और फिर उससे वो डायरेक्टली तौर पे G1 फेज में चला जाएगा। एंड दैट साइकिल कीप ऑन इट्स लाइफ ऑल द टाइम। इस तरह ये चलती रहेगी इसकी लाइफ, और ये इस तरह से वो सेल अपना फंक्शन परफॉर्म करता रहेगा। G0 फेज में चला जाएगा तो सेल इज नॉट स्टेबल, और वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा अनटिल और अनलेस इट इज अगेन स्टिमुलेटेड, एंड वंस इट इज स्टिमुलेटेड नाउ इट्स एंटर द सेल साइकिल एंड अगेन पास थ्रू द डिफरेंट साइकिल। तो इसके अंदर ये चेक पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इन्हीं जिनको कैंसर डेवलप हो जाता है, ट्यूमर डेवलप हो जाता है, तो उनके अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि उनके पास चेक पॉइंट्स हैं जो CDK एंजाइम है, p53 जीन सिस्टम, और भी बहुत सारे ऐसे एंटी ऑनकोटिक प्रोटीन्स होती हैं बॉडी के अंदर जो कि इनको चेक्स करते हैं, उनका वो वीक हो जाता है। वो वीक क्यों हो जाता है? वो डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं। देयर कुड बी रीज़न कि वो कोई ट्यूमर की वजह से, कोई रेडिएशन की वजह से, कोई वायरस की वजह से, ये भी एंजाइम है, ये भी एंजाइम है, प्रोटीन्स हैं, ये प्रोटीन जो है वो कम प्रोड्यूस हो रही हैं, ये उनके जीन्स एबनॉर्मल हो गए जिसकी वजह से वो प्रोटीन नहीं बनी, और उन्होंने उसको DNA को सही तौर पे चेक नहीं किया। तो ये प्रोटीन जो है अगर एबनॉर्मल होंगी तो सेल डिवाइडिंग सेल के ऊपर चेक जो है वो वीक हो जाएगा, और वंस द चेक इज वीक, सेल जो है वो जो डिवाइड करेगा वो एबनॉर्मल डिवीजन कर लेगा, और अगर एक मरतबा वो डिवाइड हो गया तो अगले जो साइकिल्स में जब वो डिवीजन होगी तो बिकॉज दैट वाज सिमिलर टू द पेरेंट, तो बॉडी या ये सिस्टम जो है उसको पिक नहीं कर पाएंगे, एंड द सेल कीप ऑन डिवाइडिंग 1 से 2, 2 से 4, 8, और वो फिर अल्टीमेटली पूरा एक मैस बना देंगे विच इज कॉल्ड द ट्यूमर दैट कुड बी बिनाइन एंड द मैलिग्नेंट एज वेल। तो ये इंपॉर्टेंट सेल साइकिल था, ठीक है। इसमें अगर क्वेश्चन है तो आप उससे जो है ना पूछ सकते हो। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया है। ये अगर आपको इसमें कोई क्वेरी है यू कैन आस्क मी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे, एग्जांपल लेंगे कि किस तरह से बॉडी हील करती है। फाइब्रोब्लास्ट, इसके अंदर जो आपके पास जो इंपॉर्टेंट सर इसके रेफरेंस से हैं, दैट आर द फाइब्रोब्लास्ट, जिन्हें फाइबर्स बनाने हैं, हीलिंग के प्रोसेस में इनिशिएट करना है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।